कैसे भाई, सब लोग कुशल मंगल है? हाँ जी, एवरीथिंग फाइन, ऑलराइट, से यस सो दैट आई कैन बिगिन। हाँ जी, सब बढ़िया, कुशलम मंगलम, ओके। कनेक्टर, यस, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। सो व्हेन शी वोक अप आई आस्क्ड कि तुमने लिया है? उसने कहा हाँ, और वो स्टूडियो में आई और उसने एक ऐसी जगह छुपा रखा था उसको जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था, वहां से निकाल के मुझे दे दिया कि ये लो। तो बच्चों की भी तगड़ी मेमोरी होती है, ऐसा नहीं है, वेरी हाई क्वालिटी मेमोरी होती है, उनको सब पता होता है। ठीक है, जैसे मैंने पूछा तो उसने कहा हाँ रखा है, और उसने कहा स्टूडियो स्टूडियो चलो, स्टूडियो में लाके निकाल के दे दिया मुझे। मैंने कहा वाह 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 वाह। सो लेट्स स्टार्ट ज्योमेट्री क्लास 9th। मैं बहुत अच्छा हूँ, उम्मीद करता हूँ आप भी अच्छे होंगे सब लोग। कल मैं था नहीं एक्चुअली, गुड़गांव में उत्तर प्रदेश चला गया था, इसलिए कल क्लास आपकी नहीं थी। अब क्लास लगातार होगी तो परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। सो ज्योमेट्री क्लास 9th, सो डोंट वरी, इवन मेरा होली में मैंने सिर्फ 2 दिन की छुट्टी रखी है अपनी, ओनली 25 and 26th and 24th आई एम गोइंग। सो मतलब मैं 24 को जाऊंगा, 26 की शाम को वहां से निकल जाऊंगा और मैं 27 की सुबह आ जाऊंगा वापस। सो मतलब कोई लंबी छुट्टी नहीं है होली की भी, ओनली 3 days। ठीक है, सो लेट्स नाउ स्टार्ट। ये मैं इसलिए क्लैरिटी दे रहा हूँ कि अभी मैं सुना कि होली में बहुत लंबी छुट्टी ले लूंगा मैं। सो जस्ट 3 days, आई थिंक 24 को भी आई थिंक वीकेंड ही पड़ रहा है जहाँ तक मुझे याद है। लेट मी सी, कैलेंडर ओपन करके, आई थिंक इसमें वीकेंड ही है कुछ ऐसा। हाँ, 24 को संडे ही है, मतलब तो 24 को संडे है, और 25 26, तो 25 को तो होली ही है ना। 26 को, 25 26 2 दिन ऑफ रहेगा क्लास, मैं वापस आ जाऊंगा 27 को, तो 27 को आपकी क्लास में लूंगा। ठीक है, कोशिश करेंगे उसके पहले ही, मतलब जो इस मंथ का हमारा प्लान है वो एग्जीक्यूट करें बढ़िया से। ठीक, चलो तो अभी क्या करते हैं, आई थिंक 55 क्वेश्चन हो गए थे, आप लोगों ने उस दिन बताया था 26 को भी क्लास लीजिएगा। कैसे लेंगे शालिनी जी? मैं घर पे रहूंगा, अपने गांव जा रहा हूँ, 2 दिन के लिए जा रहा हूँ। हाँ, 2 दिन के लिए जा रहा हूँ गांव, सिर्फ आप लोगों के लिए ही, कि वापस आके आप लोगों को फिर से पढ़ाऊँ जल्दी से। अब आप करो 26 को भी क्लास लो, कैसे चलेगा ऐसे यार? थोड़ी सी दया दृष्टि तो मेरे ऊपर दिखाइए। क्यों चाहते हो कि मेरे माँ बाप मुझे घर से निकाल दें? कि क्यों आते हो, मत आया करो, इससे अच्छा तो है। ऐसा चाहते हो क्या? एक मिनट, ट्रायंगल, जस्ट अ मिनट प्लीज। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 56 55 जो भी है वहां पहुंचते हैं और जल्दी सवाल करते हैं। अब शुरू हो गई बातचीत। तो आज देखिए कुछ नए नए फॉर्मूलाज मिलेंगे, जैसे सवालों में जरूरत पड़ती जाएगी उनको हम देते जाएंगे। पाइथागोरन ट्रिपलेट के बारे में बाकी बातें क्लास के थोड़ा थोड़ा करके करेंगे, हो जाएगी, परेशान मत हो। ठीक है, अभी कुछ सवाल कर लेते हैं। ट्रिपलेट मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया था ना, थोड़ा बहुत पता चल गया ना उसके बारे में। आगे क्या बताना है तुमको, बस ट्रिपलेट्स बता देने कि देखो 100 तक के ट्रिपलेट्स होते हैं, और कुछ नहीं बताना है उसमें, तो वो लिखवा दूंगा, परेशान ना हो बाद में। ठीक है, सो ये हो गया था, ये भी हो गया था, ये करना है हमको। क्वेश्चन नंबर 56, ठीक है, यही करना है ना, 55 हो गया था एरिया। हाँ ठीक है, तो 56वां सवाल जरा करते हैं गौर से। पीक्यूआर हमारा एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। क्या कह रहा है? पीक्यूआर हमारा एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इस तरीके से कि पीक्यू पीआर के बराबर है। पीए हमारा मीडियन है बेस क्यूआर पर, और पीक्यूआर हमारा 44 डिग्री के बराबर है। आपको क्यूपीए बताना है। जो क्यूपीए मतलब एंगल क्यूपीए। पीक्यूआर अगर 44 डिग्री है तो एंगल पीक्यूआर हमारा 44 डिग्री है। तो मैं बनाने जा रहा हूं इस ट्राइंगल को, बहुत गौर से देखिएगा। तो ये ट्राइंगल मैंने बना दी, ध्यान से देखिएगा। यहां पर ये हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल है, यहां पर आपका है पी क्यू और आर। पी क्यू हमारा
पी आर के बराबर है। पी ए हमारा मीडियन है, पी ए हमारा मीडियन के बराबर है, तो मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं पी ए, और पी ए हमारा मीडियन हो गया। आपको ये बताना है कि अगर पी क्यू आर एंगल हमारा 44 डिग्री है तो क्यू पी ए एंगल किसके बराबर होगा, यानी ये वाला एंगल में निकालना है जो कि थीटा के बराबर है। ये अगर 44 है तो बेटा ये भी 44 होगा, इसमें कोई शंका आपको नहीं होनी चाहिए कि ये एंगल 44 डिग्री होगा। आइसोसेलेस है तो मीडियन में 90 डिग्री का कोण बनता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में, समद्विबाहु त्रिभुज में जो मीडियन होता है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, तो ये दिख नहीं रहा है बट ये 90 ही है। तो ये 90 अगर हो गया, और ये बात के लिए ही सवाल है कि आपको ये प्रॉपर्टी पता है कि नहीं। अगर ये 90 हुआ तो 44 घटाओ, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 46 डिग्री आ गई, तो 46 डिग्री आपका ऑप्शन ए है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? नो। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, लेंथ ऑफ डायगोनल बीडी, एक पैरेललोग्राम का 42 दिया। पैरेललोग्राम देख के ना घबराएं, राइट। एक सेकंड बता दूंगा पैरेललोग्राम क्या है। और यहाँ इस सवाल में बेसिकली, अब ये सवाल क्या है, ये मिक्सचर है पैरेललोग्राम और ट्रायंगल का। तो पैरेललोग्राम आपको अगर ज्यादा नहीं भी पता है तो घबराना नहीं, पैरेललोग्राम सेपरेटली पढ़ेंगे, पर यहाँ पर जो प्रॉपर्टी चाहिए वो मैं आपको सिखा दूंगा। तो एक पैरेललोग्राम है, बीडी डायगोनल है, वो 42 सेंटीमीटर का है। अगर पी और क्यू कह रहा है कि सेंट्रॉइड हो ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल एडीसी के, तो बताना है कि जो लेंथ होगा लाइन सेगमेंट पी क्यू का वो कितना होगा, ये आप बता दो। तो देखिएगा, सबसे पहले समझते हैं कि पैरेललोग्राम की जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो क्या होती है। पैरेललोग्राम की जो सबसे बेसिक प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि पैरेललोग्राम की आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं ये पैरेलल होती है। तो ये पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होता है, और जब ये पेयर ऑफ पैरेलल साइड बनता है तो अगर ये x होता है तो ये भी x होता है, ये y होता है तो ये भी y होता है। जब तक ये आमने सामने की भुजाएं बराबर नहीं होंगी तब तक वो पैरेलल नहीं हो सकती। तो इसको बोलते हैं कि सामने वाली जो भुजाएं हैं दे आर पैरेलल एंड इक्वल, ऐसा बोलते हैं। एक और प्रॉपर्टी जो इंपॉर्टेंट है, और वो इंपॉर्टेंट ये होती है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं ना वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो ये इसको बाइसेक्ट करेगा, मतलब ये डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो क्या होगा कि आप कहोगे डायगोनल्स जो होते हैं ना, डायगोनल्स जो होते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ऐसा लिखेंगे। डायगोनल क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो ये दो चीजें हमें यहां चाहिए। तो अब इंटरेस्टिंग केस देखो इस सवाल में क्या बनने वाला है, जो कि बहुत मजेदार है, जो हम अभी बनाने जा रहे हैं और सॉल्व करने जा रहे हैं। लेट्स सी। हमने बनाया एक समांतर चतुर्भुज इस तरह का, जैसा सवाल बोला है, और हमने एक डायगोनल बनाया जिसका नाम है, मान लिया बीडी। ठीक, तो बीडी डायगोनल मतलब ये हो गया ए बी सी और डी। अब कह रहा है कि पी और क्यू ए बी सी ट्राइंगल और एडीसी ट्राइंगल के सेंट्रॉइड है। सेंट्रॉइड आप सबको पता है गुरुत्व केंद्र होता है जो मीडियंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से बनता है। तो यहां दूसरे किस ज्ञान की आवश्यकता है कि भाई हमारा जो एक ट्राइंगल होता है उसके अगर हम मीडियंस को ड्रॉ करें तो मीडियंस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होते हैं वो सेंट्रॉइड कहलाता है, जी से डिनोट करते हैं। और वो जो सेंट्रॉइड होता है वो उस मीडियन को 2:1 में काटता है। अब मैं क्या करने जा रहा हूं इस प्रश्न में, बहुत गौर से देखिएगा। जो इसका सेंट्रॉइड होगा, पहले तो मैं क्या करूंगा, मैं मीडियन ड्रॉ करूं। तो आप एक काम करो, आप इसका मिड पॉइंट बनाओ भाई। ये इसका मिड पॉइंट है मान लिया। तो अगर ये इसका मिड पॉइंट है तो आप कहोगे ए को अगर मैं यहां से ज्वाइन करूंगा तो मीडियन बनेगा और यही एक्सटेंड करो। मैंने सी को भी इस पॉइंट से ज्वाइन कर दिया, मैंने ए को भी इस पॉइंट से ज्वाइन कर दिया। आपको पता है कि चूंकि डायगोनल ही बाइसेक्ट करता है तो एक सीधी रेखा बनेगी। अब आप कहोगे इसका सेंट्रॉइड यहां होगा कहीं, जिसको लेट से मैं बोल देता हूं पॉइंट पी, और इसका सेंट्रॉइड यहां होगा इस ट्राइंगल का, जिसको हम बोलते हैं पॉइंट क्यू। मजेदार बात क्या है कि अगर मैं ये जानता हूं कि इस पॉइंट को जहां पर ये बाइसेक्शन हो रहा है, लेट से ओ बोलते हैं, आपको सबसे पहले ये तो क्लियर है कि ए ओ हमारा ओसी के बराबर है। आप कहोगे बिल्कुल यस। क्यों ए ओ आपका ओसी के बराबर है, क्यों ऐसा है? क्योंकि डायगोनल पैरेललोग्राम में बाइसेक्ट होते हैं, विकर्ण बाइसेक्ट होते हैं, तो ए ओ हमारा ओसी के बराबर होगा। ए ओ अगर ओसी के बराबर है और मैं कहूं ये पीओ है, अगर इसको एक्स मानूंगा तो क्या ओ क्यू भी एक्स बनेगा? भाई अगर ये दोनों बराबर हैं तो मुझे ये भी पता है कि मैं पीओ की अगर बात करूं तो पीओ हमारा AO/3 बनेगा। इस पूरी मीडियन की लेंथ का 1/3 यहाँ होता है और 2/3 यहाँ होता है, तो ये 2x बनेगा। ये भी क्या है, पूरी मीडियन का 1/3 है। तो अगर हमारी ये लेंथ AO और OC इक्वल हैं, अगर AO और OC इक्वल हैं, तो हमारा जो लेट्स से OQ है, ये OQ की लेंथ किसके बराबर है? ये भी OC/3 है। अगर ये भी हमारा OC/3 के बराबर है तो मैं एक सवाल पूछता हूं कि AB 2x हो जाएगा? यस। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है सभी को? अब एक बात बताओ, अच्छा आप कह रहे हो कि वो ABC का है, तो ठीक है, नोटेशन चेंज करूंगा मैं, क्योंकि ये थोड़ा सा बस उल्टा हो गया, तो नोटेशन बदल लेते हैं, कोई बात नहीं। नोटेशन चेंज कर दो, इसको आप ABCD कर दो। तो बस चेंज कहाँ आएगा वो कर देता हूं मैं। PO विल बी
DO/3, इसको ऐसा कर लो, PO हमारा DO/3 हो जाएगा, और जो OQ है हमारा ये OB/3 हो जाएगा, और यहां मैं क्या लिखूंगा, DO बराबर OB। ठीक, ऐसा लिखूंगा कि हमारा जो DO है ये हमारा OB के बराबर है। इज इट क्लियर? तो आई थिंक नोटेशंस भी करेक्ट हो गए। अब मुझे तो चाहिए कि भाई ये PQ की लेंथ क्या है। अब आपको दिख रहा होगा कि PQ आपका 2x है जब हमारा BD 6x है, तो हम ये बोलेंगे कि हमारा जो PQ है ये किसके बराबर है, PQ हमारा 2x है, BD हमारा 6x है, तो PQ हमारा BD/3 आ गया। अब आप चाहो तो इसको एक स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह ध्यान रख सकते हो कि ये इसका सेंट्रॉइड, ये इसका सेंट्रॉइड, अगर इसकी लंबाई पूछ ले तो ये पूरी डायगोनल की लेंथ का 1/3 होता है। अब आप कहोगे कि दिस PQ विल बी इक्वल टू, सवाल में दिया है 42/3, और 42/3 को हम क्या बोलते हैं, 14 सेंटीमीटर, यानी 14 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन बी। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। क्लियर? सभी को समझ में आया? सिंपल सा सवाल है। हाँ जी, 58वां सवाल देख लीजिए, 58th क्वेश्चन। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ मीडियन इफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर 6, 7 एंड 8 सेंटीमीटर। अब यहां देखो, इसके लिए एक प्रॉपर्टी बता दे रहा हूं, सभी लोगों को उस प्रॉपर्टी को ध्यान रखना है, फॉर्मूला ध्यान रखना है कि अगर मैं किसी ट्राइंगल के मीडियन का स्क्वायर निकालना चाहता हूं तो इसका बहुत ही एक अच्छा फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को सब लोगों को ध्यान रखना है। तो फॉर्मूला क्या होता है कि मैंने लिखा यहाँ A, यहाँ लिखा B और यहाँ लिखा C, यहाँ लिखा D, यहाँ लिखा मैंने E और यहाँ लिखा F, ये सारे मीडियंस हैं। अब क्या होता है कि जो मीडियंस के स्क्वायर का सम होता है ना, AD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, इसकी वैल्यू होती है 3/4 ऑफ ये जो साइड्स हैं इनका स्क्वायर का सम। तो ये फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए, राइट, कि मीडियंस के स्क्वायर का सम इज इक्वल टू 3/4 साइड के स्क्वायर का सम। ध्यान रखोगे कि नहीं? आई थिंक ये फॉर्मूला कोई ना भूले, प्लीज ध्यान रखना है आपको। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अ क्वेश्चन दैट इज सिंपली कि अब हमें करना क्या है कि भाई इसको करना है 3/4, ये सारे मीडियंस हैं, आप लिख लो चाहो तो कि AD BE CF हमारे क्या हैं, ये मीडियंस हैं। AD BE CF क्या है, मीडियंस के बराबर है। तो ये बनेगा 3/4, और यहां मैं लिख रहा हूं 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, और यहाँ पर आपकी वैल्यू आ गई AD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर। मैं यहाँ लिख रहा हूँ 3/4, यहाँ आपकी वैल्यू हो गई 36 प्लस 49 प्लस 64। क्या करना है, आप सॉल्व करते हैं यार। तो 64 में अगर आप 36 जोड़ो तो कितना बनेगा, 100 बन गया, 149 हो गया, तो 149 इंटू 3/4, 447/4। क्लियरली 111 इंटू 0.75 आ जाएगा, डी ऑप्शन, 111.75 इज द आंसर, डी। प्रॉपर्टी ध्यान रखो, लगा दो, ठीक है। तो ये सब फॉर्मूले याद होने चाहिए, ये सब सवाल नहीं निकलने वाले, तो इनको रटना पड़ेगा भाई, रट लो। 59वां सवाल देखते हैं। कह रहा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी है, जी हमारा सेंट्रॉइड है, एरिया दिया हुआ है, आपको लेंथ बताना है बीजी की कितनी होगी। आसान सवाल है। कैसे होगा देखो, पहले हम इक्विलेटरल यानी समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। समबाहु त्रिभुज की आपको पता है सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो ये सारी भुजा क्या हो गई, इक्वल हो गई। यहाँ मैंने लिखा A B और C। जी हमारा सेंट्रॉइड है, तो जी हमारा सेंट्रॉइड है, तो इसको जरा थोड़ा ड्रॉ किया जाए, A B एंड C। आप ऐसे ड्रॉ करोगे, ये जी पॉइंट आपका सेंट्रॉइड हो गया। बट चूंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल सिमेट्रिक होता है, सब एक ही जगह होता है वाली कहानी होती है। तो ये चीज मैंने पहले भी लिखवाई थी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो अल्टीट्यूड होता है, किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल की अगर मैं मीडियन लेंथ की बात करूं तो बहुत सिंपल है, एक तो सिमेट्रिक होता है, ऊपर से इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो मीडियन होता है, लेट्स से ऐसा ड्रॉ किया हमने, यही मीडियन अल्टीट्यूड सब कुछ कहलाता है। इसकी जो लेंथ होती है ना, ये √3/2 इंटू ए होती है। अगर ये ए है तो √3/2 इंटू ए होती है। अब ये कह रहा है कि एबीसी में जी हमारा अगर सेंट्रॉइड है तो जी यहां होगा, ए है, ये बी है और ये सी है। आप कह रहे हो मुझे बता दो बीजी किसके बराबर होगा। अब देखो बीजी है, इसको अगर मैं आगे बढ़ा दूंगा कहीं, जो भी है, ये लेंथ भी पूरी कितनी होगी, √3/2 ए होगी। अगर मुझे बीजी निकालना है तो क्या बनेगा, 2/3 इंटू √3/2 ए। 2 से 2 कटेगा, ये वैल्यू आ गई a/√3, या आप कह लो a√3/3। ए की वैल्यू कितनी है, यहां से निकालेंगे। एरिया क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर, और ये वैल्यू हमें दी है 4√3 के बराबर, √3 से √3 कट गया, ए की वैल्यू 4 आ गई। और ए की वैल्यू अगर 4 आ गई तो मेरा आंसर क्या हो गया, 4√3/3, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया।
क्या हो गया 4√3/3। ऑलराइट, बट ए भी सही है। एक्चुअली में ए और डी दोनों सही है, सेम ऑप्शन दिया हुआ है। सो आपके एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, एक ही ऑप्शन आपको लगाना होगा, सिर्फ एक ऑप्शन नहीं होगा। हाँ जी, 2/3 कैसा है प्रॉपर्टी यार, मीडियन की पढ़ा चुका हूँ कि 2:1 में डिवाइड होता है। खैर, जब आप सरकम सेंटर पढ़ लोगे तो यह फॉर्मूला आपके लिए और आसान हो जाएगा कि जो बीजी है ना, जब सरकम सेंटर पढ़ा दूंगा कि ये सरकम रेडियस के बराबर होगी, और सरकम रेडियस आपका साइड बाई √3 होता है। इक्वल ट्रायंगल के केस में सरकम रेडियस, ये सरकम रेडियस बनेगा अभी कुछ देर बाद, जब सरकम सर्कल पढ़ाऊंगा तो आपको समझाऊंगा कि सरकम रेडियस होता है। और सरकम रेडियस क्या होता है, साइड बाई √3 होता है। ठीक है, क्लियर, साइड बाई √3 होता है। तो वहां से भी लिख सकते हो कि यार साइड निकाल लेंगे, साइड हमारा 4 आएगा, 4/√3 हमारा आंसर होगा। 60 सवाल देखिए, ट्राइंगल एबीसी में एम हमारा मिड पॉइंट है, साइड बीसी का AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर दिया हुआ है, AM दिया हुआ है, मुझे BC निकालना है। अपोलोनियस थ्योरम पढ़ाया था, कितने लोगों को याद है अपोलोनियस थ्योरम? वही लगाना है यहाँ पर। अपोलोनियस थ्योरम का फॉर्मूला तुमको उठा के लगा देना। ये A है, ये B है, ये C है, इसको उन्होंने M बोल दिया है। फॉर्मूला क्या था याद है आपको? AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ AM स्क्वायर प्लस, या तो BM स्क्वायर लिख दो या BC स्क्वायर बाई 4 लिख दो। आप BM स्क्वायर लिख दो, निकालना BC, पहले BM निकालो, BC निकल जाएगा। 59 नहीं हुआ, मतलब अभी क्या किए थे, 59 ही तो किए थे। समझ अगर नहीं आया तो बेटा इसको थोड़ा घर पे रिवाइज करिए, आप थोड़ा अटेंशन कहीं लूज कर गए तो समझ में नहीं आया। √3/2 ए लेंथ ऑफ मीडियन होता है, उसको 2:1 में डिवाइड कर दो बस। ठीक है, अच्छा ये यहाँ पर, अच्छा हाँ यार, ये तो हमने देखा ही नहीं कि सी में A एंड D बोथ लिखा हुआ है, हमको लगा गलत ही है, दो ऑप्शन सही है, दो ऑप्शन सही, तो एक ऑप्शन ये लिखा हुआ है A एंड D बोथ, तो सी लगाओ, सही बात है, क्योंकि वो दोनों नहीं लगाना है, बल्कि सी दिया हुआ है A एंड D बोथ। मैंने सी देखा ही नहीं, मुझे लगा दोनों ठीक है ऐसा। ठीक है, चलिए, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर। आपको BC की लंबाई बतानी है, इसकी लंबाई बतानी है कितनी होगी। हाँ जी, लेट्स फिगर आउट। ये वैल्यू हमारी 150 के बराबर है, तो 150 विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AM स्क्वायर बनेगा 6 का स्क्वायर, और जो BM स्क्वायर है आपका वही निकाल लेते हैं पहले। 2 से काटेंगे 75 बनेगा, 75 माइनस 36 इज इक्वल टू BM स्क्वायर। अगर मैं BM की वैल्यू लिखना चाहूं, 15 में से 6 गया 9, 6 में से 3 गया 3, BM की वैल्यू √39 हो गई। अगर मैं BC निकालूंगा तो क्या आएगा, डबल कर दो 2√39। क्यों? क्योंकि BC जो है इसी BM का डबल है, इसी BM का डबल हमारा BC है, तो ये वैल्यू हमारी क्या बन गई 2√39। आंसर हो गया B, 2√39। ठीक है, आई थिंक किसी को किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन इस सवाल में नहीं होना चाहिए। मेक सेंस? क्वेश्चन नंबर 61, एक ट्राइंगल एबीसी है, राइट एंगल है बी पर, एडी और सी दो मीडियंस हैं, एसी हमारा 8 सेंटीमीटर है, एडी हमारा 5 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ सी, सी की लंबाई क्या है आपको निकालना है। तो देखिए, राइट एंगल ट्राइंगल की एक छोटी सी प्रॉपर्टी है मीडियंस की, वो देख लीजिए। अगर कभी भी तुम्हें ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल मिले और यहाँ आपको 90 डिग्री है, ये ए मिल जाए, ये बी मिल जाए, ये सी मिल जाए, और मैं यहां से कहूं कि देखो ये हमारा एम है और ये हमारा CN है, ये हमारा MN हो गया एक तरह से। प्रॉपर्टी कुछ ऐसी बनती है, AM स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर इज इक्वल टू 5/4 AC स्क्वायर। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, AM स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। इस 5/4 AC स्क्वायर को आप ऐसे लिख लो, AC स्क्वायर प्लस 1/4 AC स्क्वायर। MN जो है, चूंकि ये मिड पॉइंट को आपने ज्वाइन किया तो आपको पता है हाफ ऑफ AC होगा, और अगर ये हाफ ऑफ AC होगा तो AC स्क्वायर बाई 4 MN स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये दो फॉर्मूले हैं जो आपको ध्यान रखने पड़ सकते हैं, जिनका इस्तेमाल आपका इस केस में हो सकता है कि राइट एंगल ट्राइंगल है, जो दो एंगल 90 डिग्री के अलावा हैं, उन शीट्सों से आप माध्यिका बनाइए। राइट, AD एंड C क्या भैया, ये सवाल का जो डेटा है ना, अब कोई ना कोई नोटेशन मुझे यूज करना पड़ेगा, तो मैं पहले तुमको फॉर्मूला बता रहा हूं इस ट्राइंगल में, फिर मैं सवाल में अप्लाई बाद में करूंगा। तुम यहां फंसे हुए हो कि डी कहां है, तो ये भी पूछो E कहां है, वो नहीं पूछ रहा हो, बस डी पूछ रहा हो, डी कहां है। यार वहां AD और C मीडियन है, मैंने यहाँ पर CN और AM को मीडियन बोल दिया है, मुझे तो कुछ लिख के फॉर्मूला लिखवाना है ना। अब आओ सवाल पे,
तो सवाल में कैसे ध्यान रखना है आपको कि ये मीडियन के स्क्वायर का जो सम होगा वो 5/4 हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा, या फिर मैं बोल दूं कि मीडियंस के स्क्वायर का जो सम होगा वो इसका स्क्वायर प्लस हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा, एक ही बात है। तो अब यहां जैसे एडी और सी की बात की जा रही है, एडी की वैल्यू मुझे 5 दी है, सी पूछ रहा है, तो मैं कहूंगा 5 स्क्वायर प्लस सीई स्क्वायर, तो ये हो गया मीडियन के स्क्वायर का सम। ये वैल्यू किसके बराबर हो गई? तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपको यहां पर एसी की वैल्यू दी हुई है, तो मैं सीधे लिखूंगा 5/4 इंटू AC स्क्वायर विच इज 8 स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपकी होगी 25 प्लस सीई स्क्वायर इज इक्वल टू 80। यहां से सी की वैल्यू क्या आएगी? 80 माइनस 25, जो कि हो गया 55, और रूट लगा दो तो आपका हो गया √55। आंसर हो गया आपका बी ऑप्शन, और बी उत्तर आपका सही हो गया। ठीक है, क्लियर है? डी नहीं बी। हाँ जी, चलो 62वां सवाल ट्राई करो, एक सेकंड में आता हूं। तो यही हूं, कहीं जा नहीं रहा हूं, चार्जर चाहिए मुझे। करिए 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 करिए, सवाल लगाइए, उत्तर आया किसी का? देखिए, कह रहा है सेमी पेरीमीटर एक राइट ट्राइंगल का 126 सेंटीमीटर है, शॉर्टेस्ट मीडियन 53 सेंटीमीटर है। आपको बताना है ट्राइंगल का एरिया क्या है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। अच्छा सवाल है। मुझे सबसे पहले आप सभी लोग एक बात बताओ कि राइट एंगल ट्राइंगल जो होता है उसमें शॉर्टेस्ट मीडियन कौन सी होती है? किसी भी ट्राइंगल में भाई शॉर्टेस्ट मीडियन कैसे निकले? इसका एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि जो लार्जेस्ट एंगल होगा वहां से हमें मिलेगी शॉर्टेस्ट मीडियन। वर्टेक्स यानी शीर्ष अगर मैं लार्जेस्ट एंगल से डालूंगा तो वो मुझे शॉर्टेस्ट मीडियन देगी, यानी सबसे छोटी माध्यिका मिलेगी मुझे। अब बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा सभी लोग, मैंने आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल बना के दिया इस तरीके से, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप 126 सेंटीमीटर है और शॉर्टेस्ट मीडियन हमारी 53 सेंटीमीटर है। तो शॉर्टेस्ट मीडियन यहां से डाली जाएगी। एक और बहुत मजेदार पॉइंट और प्रॉपर्टी है, ये ध्यान रखिएगा कि ये जो मीडियन होता है ये मिड पॉइंट होता है, और मिड पॉइंट से ये तीनों इक्वी डिस्टेंट होते हैं। इस पॉइंट से तीनों शीर्ष बराबर दूरी पे होते हैं। सर्कम सेंटर पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, इसी को सर्कम सेंटर बोलते हैं। यहां से सेंटर लेके एक सर्कल खींच दो, तीनों से पास हो जाएगा। बट अभी आपको जानना है कि भाई 90 डिग्री से अगर एक मीडियन ड्रॉ किया जाए तो ये तीनों इक्वी डिस्टेंट होते हैं, बराबर दूरी पे होते हैं। तो अगर ये शॉर्टेस्ट मीडियन की लेंथ 53 है तो नेचुरली ये दोनों कितने हो गए? 53 और 53 हो गए। पहली बात, हमें सेमी पेरीमीटर 126 दिया हुआ है। आप इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, और इसको जरा इस्तेमाल करेंगे, और इस्तेमाल करने के बाद हम लोग थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं। तो हम आगे जब बढ़ेंगे तो हम कहेंगे देखो एक चीज और पता है मुझे कि a प्लस बी प्लस ये 106 यानी हाइपोटेनस किसके बराबर है? 252 के बराबर है, यस और नो? क्योंकि 252 के बराबर इसलिए है क्योंकि सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप 126 दिया हुआ है। अर्ध परिमाप क्या होता है आपका? a प्लस बी प्लस c/2 होता है, इसको अर्ध परिमाप बोलते हैं। तो 2s क्या होगा? आपका परिमाप होगा। तो a प्लस बी प्लस 106 हमारा 252 के बराबर है। क्लियर है? आपको एरिया निकालना, तो मैं यहां पर लिखूंगा a प्लस बी, ये वैल्यू हमारी 246 के बराबर हो गई, 146 के बराबर हो गई। आपको इन दोनों का सम पता लग गया कि a प्लस बी हमारा 146 के बराबर है। अभी भी आंसर नहीं आया है, लेकिन एक और चीज आपको पता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो आपका है, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर है? ये वैल्यू आपकी 106 के स्क्वायर के बराबर है। तो अब अगर मैं यहां से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखूं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा 146 स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 106 का स्क्वायर। यहां से मुझे मिलेगा 2ab की वैल्यू, मैं 2ab राइट साइड में ले जाऊंगा, 146 स्क्वायर माइनस 106 स्क्वायर मिलेगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी a प्लस बी 252, a माइनस बी करोगे 40 आएगा। तो अगर आप मजेदार बात देखें तो आपको a इंटू बी की वैल्यू पता है कितनी मिल रही है? 20 इंटू 252। एरिया कैसे निकलता है?
हाफ ए बी से निकलता है, हाफ इंटू ए इंटू बी आपको एरिया देगा। तो हाफ इंटू ए इंटू बी अगर आप यहां से निकालेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 2520 मिल जाएगा। ये 10 बन जाएगा, 10 इंटू 252 2520 हो गया। तो आपका जो आंसर आ गया वो डी आ गया, नन ऑफ दिस। अच्छा सवाल है। तो कैसे इसको आपको सॉल्व करना है, इट्स वेरी नाइस क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा सवाल। ऑलराइट, कितने लोगों को बात समझ में आ रही है और कितने लोगों को बात समझ में नहीं आ रही है? क्लियर? आ गई? अच्छी बात है। 63वां सवाल देखिए, 63। ट्राइंगल एबीसी में बीएम और सीएन मीडियंस हैं, ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। आपको बीएम की वैल्यू दी है, एएन की वैल्यू दी है, एबी की वैल्यू दी है। आपको बताना है ट्राइंगल ओएमएन का इन रेडियस कितना होगा। तो जरा गौर से देखिए, यहां पर बीएम और एएन मीडियंस हैं। ये बीएम हो गया, लेट्स से हम इसको बी बोलते हैं, एबीसी इसको बोलते हैं, एबीसी। और हम क्या कह रहे हैं कि बीएम हमारा और सीएन ये मीडियन है, और ये ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। करा दिया। बीएम की वैल्यू 12 है, सीएन की वैल्यू हमारी 10 है। बीएम 12, सीएन 10। ओके, ए बी हमें 10 दिया हुआ है, अच्छा एएन दिया हुआ है। ओके ओके ठीक है। सो इसको सी बना दो, इसको ए बना दो। अब ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड इन दिस क्वेश्चन, मुझे किस त्रिभुज का इन रेडियस चाहिए। अभी इन रेडियस से बहुत घबराना मत, राइट? देखो, पहले तो हमें समझना है इन रेडियस क्या होता है। लेट्स से बेसिक कि भाई क्या होता है इन रेडियस। तो लेट मी एक्सप्लेन इन रेडियस क्या होता है। एंगल बाइसेक्टर आपको पढ़ाई था मैंने कि सारे का एंगल बाइसेक्टर एक पॉइंट में मिलेंगे, उसको इन सेंटर बोलते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड इन रेडियस क्या होता है। तो देखो, सबके अगर आप एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ कर दो, यहां से, यहां से, यहां से, तो ये एक पॉइंट पे मिलते हैं। ये मैंने क्या ड्रॉ किया, एंगल बाइसेक्टर। यहां एंगल बाइसेक्टर, यहां एंगल बाइसेक्टर, यहां एंगल बाइसेक्टर, इन सबके एंगल बाइसेक्टर क्या हुआ, एक पॉइंट पे मिले। ये जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं इन सेंटर। क्या बोलते हैं इनको, इनको हम बोलते हैं इन सेंटर। दिस पॉइंट इज कॉल्ड इन सेंटर। इन सेंटर की मजेदार बात क्या होती है कि इन सेंटर से अगर आप एक सर्कल खींचें, अगर मैं इन सेंटर से एक सर्कल खींचूंगा, इन सेंटर को सेंटर मान के, अगर मैं इन सेंटर को एक सेंटर मानूं और इस तरह का मैं एक सर्कल खींचूं, इन सेंटर को मैंने सेंटर माना, और ये जो भुजा है, एक भुजा को टच करते हुए मैंने रेडियस लिया और ड्रॉ करूंगा, तो वो तीनों साइड्स को टच करता है, तो इसको हम बोलते हैं इन सर्कल। और अगर ये इन सर्कल हुआ हमारा, तो गौर से देखिएगा, ये जो पॉइंट है हमारे, ये और ये, इन तीनों को हम बोलते हैं इन रेडियस, आर आर आर। ओके, तो लेट अस अंडरस्टैंड वन मोर थिंग कि अगर मेरे पास एक लेट अस से ट्रायंगल है, और उस ट्रायंगल का मुझे इन सेंटर पता है आई, तो मजेदार बात क्या है कि यहां से अगर आप तीनों भुजाओं पर परपेंडिकुलर डालेंगे, तो वो तीनों भुजाएं इस पॉइंट से बराबर दूरी पर होती हैं, और वो बराबर दूरी जो होती है उसी को हम बोलते हैं इन रेडियस। ठीक है, ये एक पॉइंट आप सभी को जानना है। दूसरा, यहां पर मैं एक और चीज का इस्तेमाल करूंगा अभी, कि जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज में अगर ये आपका परपेंडिकुलर P है, ये बेस B है, और ये हाइपोटेनस H है, यहां अगर आप इन रेडियस का फॉर्मूला लिखते हैं, तो ये एक स्पेशल फॉर्मूला होता है, वो होता है P + B - H/2। एक तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। दूसरा, अगर मैं किसी और जनरल त्रिभुज की बात करूं, तो त्रिभुज का ये एरिया कहलाता है, इस सिंबल को हम बोल रहे हैं डेल्टा एरिया। ये R × S के बराबर होता है। हम बोल सकते हैं R हमारा डेल्टा अपॉन S होता है। तो दीज आर फ्यू फॉर्मूलाज, जहां पर S हमारा क्या है, डेल्टा हमारा क्या है, एरिया ऑफ त्रिभुज, और S हमारा क्या है, अर्ध परिमाप यानी सेमी पेरीमीटर। इसको ऐसे लिखिए, अर्ध परिमाप, और ये इसको हम सेमी पेरीमीटर भी बोल सकते हैं। इज इट क्लियर और नॉट सभी को? हाँ बोलो कि सब सही है सर, समझ में आ गया। डेल्टा इज इक्वल टू R × S, R इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन S। देयर आर फ्यू फॉर्मूलाज दैट यू मस्ट नो। ठीक है, नाउ लेट अस गो अहेड एंड लुक एट दिस क्वेश्चन। नाउ मुझे एक ट्रायंगल दिया गया है जिसका मुझे इन रेडियस पूछा गया है।
हमेशा ध्यान रखना, कभी भी किसी त्रिभुज का अगर इन रेडियस पूछा जाए, अंतः त्रिज्या पूछी जाए, तो जरूर चेक करो कि कहीं ये ट्राइंगल राइट एंगल तो नहीं है, क्योंकि अगर राइट एंगल होगा तो p प्लस बी माइनस एच बाई टू का फॉर्मूला लगेगा, और अगर राइट एंगल नहीं होगा तो डेल्टा बाई एस का फॉर्मूला लगेगा। तो डेल्टा कैसे निकालेंगे? वो हेरॉन्स फॉर्मूला से, एस एस माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी, है ना। तो वहां तो तब पहुंचेंगे जब यार ये ट्राइंगल कोई स्पेशल ट्राइंगल ना बने। तो पहले जो त्रिभुज है ओ एम एन, इसकी तीनों भुजाएं निकालो। आप कहोगे कि ये जो bm है, bm की वैल्यू कितनी है बेटा? 12 है। bm की वैल्यू अगर 12 है तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि व्हाट इज ओएम। आप कहोगे ओएम की लंबाई होगी 1/3 ऑफ 12, यानी 4 के बराबर होगी। ओएम 4 लिखो। व्हाट विल बी ओएन? आप कहोगे ओएन हमारा 1/3 इंटू एन की लंबाई होगी, जो कि 9 है, तो जो कि 3 बनेगा। तो भैया ओएन हमारा 3 हो गया। अब देखो यहां से ये 3 और 4 है। व्हाट इज एनएम? आपको पता है एनएम, अगर ये मिड पॉइंट्स हैं, ये मिड पॉइंट्स अगर आपने ले लिए, तो एनएम क्या होगा? बी ए का आधा होगा, और बी आपको 10 दिया तो ये 5 हो गया। मेरे को एक बात बताओ यार, कि अगर एक त्रिभुज की भुजा 3 4 5 है, तो आपको पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया था कि नहीं कि ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा यार। अगर ये 3 4 5 है भैया, तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, क्योंकि ये राइट एंगल है। और अगर ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, तो क्या कोई शंका है कि इसका जब इन रेडियस आप निकालने जाओगे तो फॉर्मूला वो लगेगा p प्लस बी माइनस एच बाई टू। 4 3 7 माइनस 5 2/2 कितना हो गया आपका? 1 के बराबर हो गया। तो 1 के बराबर हो गया तो आपका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। यस और नो? हाँ बोलोगे कि नहीं बोलोगे? बोल दो यार प्लीज। तो बहुत अच्छा सवाल था कि हमें जिस त्रिभुज का इन रेडियस पूछा गया है, हमें तरीका पता है कि या तो हम डेल्टा अपॉन एस करेंगे, लेकिन पहले हम चेक करेंगे कि वो कोई स्पेशल ट्राइंगल तो नहीं है, कहीं इक्विलेटरल ट्राइंगल ना हो। जैसे अगर आपके पास ट्राइंगल मान लिया इक्विलेटरल हो जाए, अगर आपका त्रिभुज इक्विलेटरल बन जाए, मान लिया लेट से मैंने ऐसे बनाया कि मेरा ट्राइंगल इक्विलेटरल हो गया, देखो ए ए ए, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो इन रेडियस होता है वो a अपॉन 2√3 होता है, और एक आर टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं परिवृत्त की त्रिज्या, जिसको हम बोलते हैं सरकम रेडियस। तो सरकम रेडियस हमारा a/√3 होता है, और ये a/2√3 होता है, इसको हम इन रेडियस बोलते हैं। तो हम चेक करेंगे ना कि भाई जिसका हमें निकालना है इन रेडियस, लेट से वो कोई स्पेशल ट्राइंगल तो नहीं है। अगर वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये वाले दोनों फॉर्मूले हो गए एक तरह से, इन रेडियस सरकम रेडियस के। अगर वो राइट एंगल ट्राइंगल हो गया यार, तो बहुत सिंपल है। जैसे राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मैं आपसे सरकम रेडियस का फॉर्मूला पूछ बैठूं यहाँ पर, तो राइट एंगल ट्राइंगल में सरकम रेडियस जो होता है वो हाइपोटेनस का आधा होता है। अगर ये कोई राइट एंगल ट्राइंगल ना होगा तो सरकम रेडियस ऐसे निकलता है ABC/4 डेल्टा। तो वहां एबीसी तीनों भुजाएं और 4 इंटू डेल्टा एरिया हो गया। एरिया हेरांस फॉर्मूला से निकाल लेते हैं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू ऑल, डिपेंडिंग ऑन कि ट्राइंगल कैसा है, इक्विलेटरल है तो अलग तरीका लगाएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल है तो अलग फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि उसका ये स्पेशल फॉर्मूला बन जाता है। और अगर नहीं है कुछ भी, तो भैया जनरल फॉर्मूला है, डेल्टा इज इक्वल टू आर इंटू एस, तो आर इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस, डेल्टा एरिया हो गया। और सरकम रेडियस की बात करेंगे तो आर क्या बनेगा? एबीसी अपॉन 4 डेल्टा। क्लियर? समझ में आई बात? चलिए, तो ये जो सवाल था इसका आंसर क्या हो गया? इट्स वेरी कंफ्यूजिंग। नथिंग इज कंफ्यूजिंग महक जी, maybe it's not so comforting to you, so you need to revise. Okay, nothing is confusing, just you need to revise, you need to go slow. तो when you are at home आप लेक्चर को लगाओ, धीरे धीरे देखो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऐसा क्या है। बट हमें क्लास में थोड़ी स्पीड बनानी पड़ती है, वरना तो ज्योमेट्री इतना बड़ा है कि खत्म ही नहीं होगा कभी। समझ में आएगा नहीं? यस। और 10वीं क्लास की तरह ज्योमेट्री पढ़नी भी नहीं है कि बैठ के वो डेरिवेशन कर रहे हैं, वो भी नहीं करना है, वो टाइम वेस्ट है। फॉर्मूले जहां बोलूँ किसको याद रखना है उसको याद रखिएगा। आते हैं 64वें सवाल पे। मीडियन बीई और सीएफ 90 डिग्री, ये जीरो जो नीचे खिसका हुआ है ना, इस डिग्री का सिंबल ना ऊपर लगाओ, ये डिग्री ऐसे है। तो कह रहा है मीडियन 90 डिग्री पे काट रहे हैं, एरिया बता दो। तो देखो कितना मजेदार सवाल ये है। आप ऐसा त्रिभुज बनाओ, जरा मीडियन बनाते तो 90 डिग्री पे काट रहे हैं, तो एक मीडियन ऐसा बनाएंगे, पूरा नहीं खींचेंगे, इतना ही बनाएंगे, और इसको इतना बना लो, 90 डिग्री पे ऐसे बना दो। एक बात बताओ यार, इसको तुमने ऐसे ज्वाइन कर दिया, ये याद है कि नहीं कि 3 इक्वल एरिया बनते थे, मैंने बताया था कि सेंट्रॉइड से, ये सेंट्रॉइड ही होगा ना, बस मीडियन 90 डिग्री हो गए, तो ये इक्वल एरियाज बनते हैं 3। तो मैं अगर इसका एरिया निकालूं तो उसी का 3 गुना करना है। इसका एरिया कैसे निकलेगा? बीई जो मीडियन है वो 12 सेंटीमीटर है, तो मैं लिख रहा हूं यहां पर ए बी सी,
तो ये अगर 12 सेंटीमीटर का पूरा है तो ये 2/3 इंटू 12 बनेगा। आप बताओ 2/3 इंटू 12 कितना होगा? 3 चौके 12, 4 दूनी 8 होगा ये। CF अगर 9 है तो ये कितना होगा? 2/3 इंटू 9 होगा, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6 होगा, ये 6 हो गया। अब अगर ये 6 और 8 है तो इसका एरिया कितना बनेगा? हाफ इंटू 6 इंटू 8, ये 24 के बराबर हो गया। 24 3 72, 3 गुना करना है, आंसर आ जाएगा पूरे का। संगीता जी करें, मैंने आपकी 3 घंटे की राइट एंगल की वीडियो देखी थी यूट्यूब पे, मजा आ गया था सर, कोई आपके जैसा नहीं समझाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संगीता जी। ठीक है, मैं कुछ यूट्यूब के वीडियो आपको रिकमेंड करूंगा फॉर मोर क्लैरिटी। यस, क्योंकि यूट्यूब पे क्या होता है ना कि कई बार हम लोग, जैसे यूट्यूब पे आप देखोगे तो कई टॉपिक मैंने 50-50 घंटे में पढ़ा रखे, बिकॉज यूट्यूब यू नो इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स लाइक कि यू कैन गो एट एनी लेंथ, कुछ भी करा दो, कितना भी करा दो, जिसको देखना है देखिएगा वाला खेल होता है। समटाइम्स आई हैव पिक्ड स्पेसिफिक टॉपिक्स एंड गॉन इट लेंथ, सो दैट आपको जितनी ज्यादा से ज्यादा क्लैरिटी लेनी है ले लो, राइट। तो देयर आर सम वीडियोस हु आर वेरी नाइस। संगीता जी बोल रही है राइट एंगल ट्रायंगल का वीडियो है, आई विल रिकमेंड सम ऑफ द वीडियोस, बताऊंगा मैं, अभी नहीं, अभी तो क्लास में रहो, लास्ट में आपको बताऊंगा कि देखो ये कुछ वीडियोस भी हैं मेरे जो आप यूट्यूब पे एडिशनली देख सकते हो, इट विल हेल्प यू। ओके, अभी नहीं, अभी कहीं नहीं भटकना है किसी को भी, अभी चुपचाप जो पढ़ा रहा हूँ यही पढ़ोगे, ठीक है। एक ट्रायंगल एबीसी एंगल भी 90 डिग्री है, मीडियन एएम मीट्स बीसी एट एम, मीडियन सीएन मीट्स एबी एट एन, एएम की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, सीएन की वैल्यू 8 सेंटीमीटर है, एसी की वैल्यू 9 सेंटीमीटर, आपको बताना है एमएन कितना है। ये अभी जो फॉर्मूला मैंने लिखवाया है कुछ उसी से इसका लेना देना है भैया। और वो क्या था कि यहां पर मैंने कहा था ए है, यहां पर मैंने कहा था बी है, यहां पर मैंने कहा था सी है, एंगल भी आपका 90 डिग्री है। हम बात कर रहे हैं एएम की, तो मैंने कहा यहां पर ड्रा करो एएम, तो मैंने कहा ये हो गया एएम। फिर हमने कहा हम बात कर रहे हैं मीडियन सीएन की, तो जरा सीएन ड्रॉ करते हैं, तो ये हमारा मीडियन हो गया सीएन, ये वैल्यू हमारी क्या हो गई सीएन। और ये हमारा क्या कह रहा है कि मीट करता है ए बी को एन पॉइंट पर, तो ये ए बी को एन पॉइंट पे मिल रहा है। एएम की वैल्यू हमारी 5 सेंटीमीटर है एक तरह से, तो एएम हमारा 5 है और सीएन हमारा 8 है, ये दिया हुआ है। और हमसे बात की जा रही है कुछ एसी हमें 9 दिया है और एमएन की बात की जा रही है। तो वो जो फॉर्मूला भी थोड़ी देर पहले हमने एक पढ़ा था, याद है क्या था वो? एएम स्क्वायर प्लस सीएन स्क्वायर, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, याद है आपको? वो एमएन स्क्वायर, याद है? एसी स्क्वायर प्लस एमएन स्क्वायर, एमएन स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर के बराबर होता है। 5/4 एसी स्क्वायर भी होता है, लेकिन अगर उसमें एसी स्क्वायर अलग कर ले और 1/4 एसी स्क्वायर को मैं एमएन स्क्वायर लिख दूं तो ये वैल्यू उसके बराबर हो जाती है, राइट। सो एएम स्क्वायर जो है ये हमारा 5 का स्क्वायर हो गया, और जो हमारा सीएन स्क्वायर है वो 8 का स्क्वायर हो गया, और वी आर टॉकिंग अबाउट एमएन स्क्वायर, यही मुझे निकालना है बेटा। जो एसी स्क्वायर है जरा उसको गौर से देखो, ये 9 का स्क्वायर हो गया, 81 हो गया। तो मैं एमएन स्क्वायर की अगर बात करूंगा तो ये बनेगा 81 माइनस 64 माइनस 25, क्या ज्यादा हो गया क्या? एक मिनट रुको यार, 64 प्लस 25 उल्टा हो गया, बस ये माइनस हो गया, दोनों प्लस होगा। 89 माइनस 81 इज 8, so mn square is 8, mn is equal to 2√2, नहीं 2√3 नहीं 2√2, इतना भी जोश में मत आओ, 8 का क्यूब रूट 2√2 होता है, ठीक है। ठीक है, सही है, 65 सवाल हो गया। चलो 66वां सवाल देखते हैं। साढ़े वगैरह जी हमारा सेंट्रॉइड गुरुत्व केंद्र हो गया, अगर लेंथ ऑफ साइड से बीसी के 8 10 और 12 है तो बताओ एजी स्क्वायर बीजी स्क्वायर सीजी स्क्वायर की वैल्यू क्या है। देखिए गौर से, मैं ऐसे कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पर हमारा ए है, ये हमारा बी है और ये हमारा सी है। तो एक चीज तो आप सभी को पता है, देखो कि अगर मैं इसको 3 मीडियंस ड्रॉ कर दूं पूरे पूरे लंबे लंबे, तो ये आपका एडी बनता है, ये आपका बी बनता है और ये आपका सीएफ बनता है। इसमें किसी को कोई शंका है तो बता दो, आई थिंक किसी को कोई शंका नहीं होनी चाहिए। नाउ आई हैव ए क्वेश्चन कि आपको मैं ये भी बता चुका हूं कि एडी स्क्वायर प्लस बीई स्क्वायर और प्लस अगर मैं सीएफ स्क्वायर यहां से करूंगा तो ये वैल्यू क्या बनती है? 3/4 ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर, ये लिखवा चुका हूं। बट यहां अगर आप सवाल देख रहे हो तो कुछ बात कर रहा है एजी स्क्वायर की। तो अब जरा एक बात बताओ कि एडी स्क्वायर की जगह अगर मैं एजी लिखूं तो क्या बनेगा? तो आप कहोगे जो एडी है ना ये 3/2 एजी है, क्योंकि एडी और एजी का अनुपात क्या बनेगा? 3/2। तो अगर मैं यहां 3/2 करूं तो ये वैल्यू बन जाएगी 9/4, और यहां आपका एजी स्क्वायर आ जाएगा, यहां आपका बीजी स्क्वायर आएगा और यहां क्या आएगा आपका? सीजी स्क्वायर आएगा। ये वैल्यू बनेगी 3/4 इंटू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर। अब हो गए 4 से 4 कट जाएगा,
यहाँ पर वैल्यू क्या आई, ए जी स्क्वायर प्लस बी जी स्क्वायर प्लस सी जी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 इंटू दिस। अब आपको क्या करना है, ये करना है 8 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, 144, 100, 244 और 64। तो 244 में अगर आप 64 जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 308/3, काट देते हैं, 102 2/3, बी ऑप्शन, राइट। अब मजेदार बात है कि एग्जाम में ये भी पूछ सकता है जी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर प्लस जी एफ स्क्वायर। तो ये जो लंबाइयां हैं, ये लंबाइयां उसकी आधी आधी हैं, स्क्वायर करोगे तो 1/4 हो जाएगा। तो यहां पर जो 1/3 है वो 1/12 बनेगा, इसका भी 1/4। देखो ये लंबाइयां बेटा, ये जो लंबाइयां हैं, अगर मैं इनके स्क्वायर का सम पूछ बैठूं आपसे, तो ये लंबाइयां ए जी, बी जी और सी जी की भी आधी हैं, और फिर तुम इनका स्क्वायर कर रहे हो तो 1/4 बनेगा। तो जो ये वैल्यू निकली है, सारे फॉर्मूले मत रटो, ये ध्यान रखो, लेकिन ए जी स्क्वायर प्लस बी जी स्क्वायर प्लस सी जी स्क्वायर 1/3 ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बनेगा। ए जी स्क्वायर प्लस बी जी स्क्वायर प्लस सी जी स्क्वायर इज 1/3 ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1/3 ध्यान रखो। और 1/3 अगर ध्यान है और तुमसे ये पूछ बैठे कि भाई जी डी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस जी एफ स्क्वायर क्या होगा, तो 1/12 ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्या सभी कोई बात ध्यान रहेगी? यस। 9/4 कैसे आया बेटा, यहां लिख के समझा दिया है। एडी की वैल्यू 3/2 एजी है, तो एजी की वैल्यू 2/3 एडी है, और 2/3 का होल स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा, मतलब यहाँ पर सॉरी एडी की वैल्यू 3/2 एजी है, तो एडी की जगह अगर 3/2 एजी रख के स्क्वायर करोगे तो 9/4 ही तो बनेगा। सब में 9/4 9/4 9/4 बाहर आ जाएगा। 67वां सवाल, क्वेश्चन नंबर 67। ट्राइंगल हमारा एबीसी है, एडी हमारा मीडियन है ए से, और ई हमारा मिड पॉइंट है एडी का, बी को हम प्रोड्यूस करते हैं, एसी को एफ पे मिलता है, एफ की वैल्यू बता दो। ये सवाल हम कर चुके हैं, आपको बस ध्यान करना है कि हाँ ये कर चुके हैं और उत्तर लगा देना है। यहाँ पर ये देखो मीडियन है, और ये इस मीडियन का एक मिड पॉइंट लिया हमने ऐसे, ये हमारा मीडियन है, मीडियन का हमने मिड पॉइंट लिया, फिर यहां से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसको हम एक्सटेंड कर देते हैं ऐसे। ये केस कर चुके हैं कि नहीं कर चुके हैं? ए बी सी, एडी हमारा मीडियन हो गया, ई हमारा एडी का मिड पॉइंट हो गया, इसको एक्सटेंड किया और यहाँ एफ मिला। आपको याद होगा मैंने एक लाइन ऐसे खिंचवाई थी, इसको ऐसे ड्रॉ कर लो, ये इसके पैरेलल, फिर मैंने कहा था ये 1 1 1 बन जाता है, ठीक है। तो ए एफ की वैल्यू अगर तुमसे पूछूं एसी के टर्म में, तो ये AC/3 होता है, AF इज इक्वल टू AC/3। क्या सभी को ये बात समझ में आई? AF इज इक्वल टू AC/3। नहीं आई तो बताओ, आ गई तो बोलो हाँ समझ में आ गई। ऑलराइट, क्लियर। अगला सवाल करें, 68वां सवाल देखिए, 68th क्वेश्चन। ट्राइंगल एबीसी में मीडियन एडी जो है एबी के परपेंडिकुलर है, और साइड ट्राइंगल बीसी का 24 सेंटीमीटर है। आपको बताना है कि कॉस ए बटा कॉस बी क्या होगा, और ये दिया हुआ है कि वैल्यू ऑफ साइड एसी 15 सेंटीमीटर है। तो ध्यान से देखते हैं, पहले हमने बनाया ट्राइंगल एबीसी, तो यहाँ लिखिए ए, यहाँ लिखिए बी, और यहाँ लिखते हैं सी। एडी हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है, तो एडी हमने परपेंडिकुलर बनाया एबी के। बीसी ट्राइंगल का जो साइड है वो 24 सेंटीमीटर है, ये वैल्यू हमारी क्या है, 24 सेंटीमीटर। मुझे कॉस ए और कॉस बी निकालना है, ठीक है। सवाल का डायग्राम थोड़ा और बेहतर बनाते हैं। एक बात बताओ, अगर मीडियन परपेंडिकुलर हो तो क्या वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है? लेकिन यहां थोड़ा इंटरेस्टिंग केस है कि एडी जो है वो एबी के परपेंडिकुलर है, तो डायग्राम जो मैंने बनाया था सही था ही नहीं। ये आपका एबी अगर है, इसके परपेंडिकुलर मुझे कुछ ऐसा बनाना है, तो कुछ ऐसा बनेगा। इसको आप ए बोल रहे हो, इसको आप बी बोलोगे, और इसको फिर आप एडी बोलोगे, और कह रहे हो कि ये परपेंडिकुलर यहां है। सो मीडियन ऐसे परपेंडिकुलर नहीं है कि आइसोसेलेस वाला केस है डायरेक्ट। आप ऐसे करोगे कि भाई एडी एक लाइन है, अब एडी एबी के परपेंडिकुलर है, तो यहां से 90 डिग्री खींचना पड़ेगा मुझे। और जो बीसी साइड है, अब लेकिन मीडियन है, तो हमें ये करना पड़ेगा कि यार फिर से एक लंबी सी भुजा खींचो, क्योंकि अगर ये मीडियन है तो मुझे इसको और इसको बराबर ड्रॉ करना पड़ेगा। मैंने कर दिया, ये बराबर है, यहां पर ये आपका सी है, बीसी हमारा 24 है। आपको कॉस ए बटा कॉस बी निकालना है, राइट। तो बिफोर आई सॉल्व दिस क्वेश्चन, कॉस ए कॉस बी यहां कैसे आ गया आपको, सर ये तो त्रिकोणमिति है, यहां कॉस ए कॉस बी कैसे आ गया? तो यार दो चीजें यहां से आपको समझनी पड़ेंगी, और वो है आपका साइन एंड कोसाइन रूल। साइन एंड कोसाइन रूल,
ये समझते हैं पहले क्या होता है कि देखो कोई भी ट्राइंगल अगर आपको मैं दूं, जैसे एक ट्राइंगल मैंने आपको ऐसा दे दिया, इसमें मैं बोलता हूं यूजुअल जो नोटेशन है एबीसी का नोटेशन है, और ए के अपोजिट ए, बी के अपोजिट बी, सी के अपोजिट सी। तो साइन रूल क्या होता है कि आप साइन ऑफ एंगल ए लो, इसको भुजा ए से डिवाइड करो जो उसके सामने की है। आप साइन ऑफ एंगल बी लो, उसको भुजा बी से डिवाइड करो। आप साइन ऑफ एंगल सी लो और उसको भुजा सी से डिवाइड करो, ये तीनों इक्वल होते हैं, राइट। नाउ कोसाइन रूल क्या होता है? कोसाइन रूल कहता है कि अगर आपको कॉस ए निकालना है, ये वाला एंगल, इस एंगल से दो भुजाएं निकली हैं बी और सी, उनका आप स्क्वायर करिए, सम करिए, सामने की जो भुजा है उसका स्क्वायर करिए, माइनस करिए, अपॉन 2 इंटू इन दोनों भुजाओं का प्रोडक्ट, 2bc। जैसे लेट से मैंने कहा मुझे कॉस बी लिखवाओ, तो आप कहोगे कॉस बी मुझे ये लिखना है, इस एंगल से दो भुजाएं निकल रही हैं ए और सी, तो आप कहोगे सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखेंगे। बी के सामने की भुजा बी है तो यहाँ माइनस बी स्क्वायर आएगा, बटे जो दो सटी हुई भुजाएं हैं यहाँ 2c आ जाएगा। सिमिलरली आप कॉस सी भी लिख सकते हो। तो ये साइन और कोसाइन रूल्स है। साइन रूल आपने देखा क्या कर रहा है, और कोसाइन रूल आपका कह रहा है, दोनों काम एक ही कर रहे हैं कि भुजा और एंगल को रिलेट कर रहे हैं। अब अगर मुझे कॉस ए और कॉस बी पूछा जा रहा है सवाल में, तो आप देखो अगर दोनों एंगल्स को मुझे रिलेट करना है सीधे, तो ये वाला साइन रूल काम आ सकता है। आप कहोगे सर साइन रूल काम आ सकता है बट वहां तो कॉस कॉस लिखा हुआ है, तो ये भी तो देखो भाई, ए की जगह 90 प्लस ए हो जाए तो ये कॉस से बन जाएगा, बी की जगह 90 प्लस बी हो जाए तो ये कॉस भी बन जाएगा। तो अब जरा एंगल में देखते हैं कि अगर मुझे दो भुजाएं मालूम है सवाल में, तो कैसे हम साइन रूल लगाएंगे कि साइन ए साइन बी लिख के मैं कॉस ए और कॉस बी को रिलेट कर पाऊं। लेट्स सी क्या होना है यहाँ पर, क्या क्या दिया हुआ है मुझे एसी की वैल्यू 15 सेंटीमीटर दी हुई है, मुझे बीसी की वैल्यू ये पूरी 24 दी हुई है, 24 का मतलब ये डीसी 12 है, ये क्या है 12 है, इतना मैंने लिख लिया। अब जरा देखते हैं कैसे इसको इस्तेमाल करेंगे। आप कहोगे ये अगर 90 है, मैं इस एंगल को थीटा बोलने जा रहा हूं, ये 90 प्लस थीटा बनेगा या नहीं बनेगा? क्यों? त्रिभुज में वो प्रॉपर्टी एक्सटीरियर एंगल की, ये 90 है थीटा तो ये 90 प्लस थीटा। ठीक है, यहां तक पहुंच गए तुम लोग कि नहीं पहुंचे? कहो हाँ पहुंच गए। अब आगे की कहानी यहां शुरू करनी पड़ेगी हमें कि चलो यहां मैं लिख दूंगा साइन 90 प्लस थीटा बटे 15 लिख दूंगा, तो मुझे यहां से कॉस थीटा दिख जाएगा। बट मजेदार बात सवाल में क्या है कि यहां कॉस ए लिखा हुआ है और कॉस बी लिखा हुआ है, तो थीटा ही बी है। तो लेट्स से मैं थोड़ा ए और बी का नोटेशन अगर वापस लाऊं, तो भाई ये बी वाला एंगल बी है, तो मैं इसको 90 प्लस बी लिख सकता हूं, और अगर मैंने इसको 90 प्लस बी लिखा तो ये कॉस बी बन जाएगा। अब कॉस ए कहां से लाया जाए? आप इस पूरे एंगल पे फोकस करिए थोड़ा देर के लिए, और हमें ये वाला एंगल चाहिए क्योंकि हम जिस त्रिभुज में साइन रूल लगाएंगे हमें ये वाला कोण चाहिए। क्या ये वाला कोण a माइनस 90 है या नहीं? यस, क्योंकि पूरा a है, जब साइन ए बोलोगे तुम या कॉस ए बोलोगे तो पूरा एंगल a है ना, उसमें 90 घटा दो, तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी? ये वाला एंगल, ये एंगल हो गया आपका साइन a माइनस 90 डिवाइडेड बाई इसके सामने की भुजा क्या है 12 है। अब साइन 90 प्लस बी तो भैया कॉस बी होता है, तो हमको पता है ये जो साइन a माइनस 90 है इसको मैं लिख सकता हूं माइनस ऑफ साइन 90 माइनस ए, याद है a माइनस 90 इज 90 माइनस ए, बट एक माइनस साइन बाहर आएगा, यहां हो गया 12 आपका, 3 से काटते हैं, 3 चौके 12, 3 पचे 15, साइन 90 माइनस ए इस कॉस है। आप जरा बताइए कॉस ए बटा कॉस बी कितना मिल रहा है आपको? कॉस ए बटा कॉस बी मिल रहा है -4/5। आंसर क्या है? सी। ए माइनस 90 कैसे भैया? पूरा एंगल ए है ना, इस पूरे एंगल को क्या बोलोगे? एंगल ए त्रिभुज में, तो पूरा एंगल ए है, उसमें 90 हटा दो, ए माइनस 90 हो गया, इतना पोर्शन, इतना एंगल, ये एंगल ए माइनस 90 हो गया, पूरा एंगल ए है ना। क्वेश्चन नंबर 69, त्रिभुज एबीसी में जी हमारा सेंट्रॉइड है, एजी हमारा बीसी के बराबर है, आपको बताना है जीबीसी एंगल क्या होगा। देखो एबीसी त्रिभुज बना लेते हैं, ए बी सी, एजी हमारा बीसी के बराबर है, तो जरा इसको 2 बोल देते हैं, इसको भी 2 बोल देते हैं, आई होप किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। वो भी 2, ये भी 2, मामला ठीक, अभी तक तो सब ठीक लग रहा है। बी को जी से ज्वाइन करो, जी को सी से ज्वाइन करो, ये भी कर दिया। मेरे को एक बात बताओ यार, जी सेंट्रॉइड है, एजी हमारा बीसी के बराबर है, हमें जीबीसी एंगल निकालना है, यानी ये एंगल चाहिए। ध्यान से देखिएगा, अभी मजेदार बात,
तो मजेदार बात यह है कि अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड करूं ऐसे, तो मुझे क्या मिलेगा? ये तो मीडियन होगा, तो ये 2 होगा, तो इसको 1 बोलना पड़ेगा। ये 2 है पूरा, तो ये भी 1 और 1 होगा। यस और नो? दिस मच इज ट्रू, ये दोनों 1 और 1 होंगे। हाँ जी। नाउ आई हैव ए क्वेश्चन एंड दैट क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। कौन कह रहा है 45? अभी चुप करो, अपने मन से कुछ मत बोलो। मैं जो लिखने जा रहा हूं उसको बहुत गौर से देखना। ये आइसोसलेस है, ये आइसोसलेस है। इसका मतलब ये नहीं कि राइट एंगल आइसोसलेस है, आइसोसलेस है। अगर मैं इस एंगल को थीटा बोलूंगा तो ये एंगल आप थीटा बोल बैठोगे। यस। अगर मैं इस एंगल को अल्फा बोल बैठूं तो आप इस एंगल को भी अल्फा बोल बैठोगे, क्योंकि दोनों ट्राइंगल आइसोसलेस हैं। बट ये थीटा और अल्फा आपस में बराबर नहीं। अब जरा ट्राइंगल बीजीसी को गौर से देखिए। इस ट्राइंगल बीजीसी में क्या होगा? 2 थीटा प्लस 2 अल्फा का सम 180 होगा। तो थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री होगी। तो इस सवाल में अगर मुझसे एंगल बीजीसी पूछ बैठता तो एंगल बीजीसी 90 डिग्री होता, लेकिन इन दोनों का सम 90 होगा। ये दोनों अलग अलग कितने कितने हैं ये नहीं पता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? देयरफॉर रिमेंबर दिस कि ये पूछा जाए अगर ऐसे सवाल में तो ये 90 है, तो इन दोनों का सम 90 है। बट हम इनको इंडिविजुअली जीबीसी की वैल्यू नहीं बता सकते हैं। जीबीसी 1 डिग्री होगा तो ये कितना होगा? 89 डिग्री होगा। इनका सम पता है, अलग अलग नहीं पता। ये एंगल टोटल 90 बन गया। 45 नहीं बना सकते क्या? भरत जी, तुमसे अगर मैं पूछूं कि जीबीसी की वैल्यू बता दो, राइट, तो तुम अपने मन से बता दोगे क्या? इसकी अनंत वैल्यू होगी। जब थीटा प्लस अल्फा 90 डिग्री बनेगा तो 45 भी एक वैल्यू है जो हो सकती है, बट 46 और 44 भी हो सकती है, बट 47 और 43 भी हो सकती है। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे कैन नॉट बी डिटरमिन ना। ये थोड़ा ना बोलेंगे कि 45 वाला लगाएंगे हम। तो मैं कहूंगा 30 वाला क्यों नहीं लगाओगे? 30-60 भी तो हो सकता है, उससे क्या दुश्मनी है? 60-30 भी तो हो सकता है। तो जब मल्टीपल वैल्यूज पॉसिबल हैं तो उसको हम बोलते हैं कैन नॉट बी डिटरमिन। थीटा और अल्फा की हम अलग अलग वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। राणा जी कह रहे हैं नया बैच कब आएगा? बेटा ये नया बैच ही है, पढ़ो, इसमें क्या दिक्कत है? जल्दी से सिलेबस खत्म करो, कुछ पिछली रिकॉर्डिंग्स देख लो, सो दैट सिलेबस जल्दी से हो जाओ ना। बहुत टाइम लगेगा आपको फिर पूरा साइकिल करने में। समझे कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? चलो सवाल देखो, रंगीन सवाल आ गया, पिंक कलर, ग्रीन कलर, वाह वाह वाह। सवाल नंबर 70। एक त्रिभुज दिया हुआ है, पीएस और आरटी हमारे क्या है? मीडियंस हैं, उनकी लेंथ 42 और 36 है। पीआर हमें 44 दिया है, तो पीआर हमारा 44 हो गया। आपको ओएसटी का एरिया निकालना है। तो देखो एसटी तो मालूम है, क्योंकि अगर ये मीडियंस है ना, पीएस और आरटी, तो ये कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। आधा हाइपोटेनस का आधा हो जाता है, ये 22 है। ओएस कितना होगा? आप कहोगे ये जो पीएस है ना, ये पीएस की वैल्यू 42 है, ठीक है। जो आरटी है इसकी वैल्यू 36 है, और ये ओ पॉइंट क्या है? सेंट्रॉइड बनेगा, गुरुत्व केंद्र बनेगा। तो ओटी क्या होगा? 1/3। इसका 1/3 कितना बनेगा? 42 का 14। इसका 1/3 कितना बनेगा? 36 का। आप कहोगे 12, तो ये 12 हो गया और ये 14 हो गया। पीएस 42 है, ठीक है। ये 14 हो जाएगा, 14 नहीं है, हाँ ये 14 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा, ठीक है। तो जो ट्राइंगल है वो है 14, 12 और 22। आप पहले देखो कि क्या ये कोई स्पेशल ट्राइंगल है? जैसे इक्विलेटरल तो है नहीं यार, राइट एंगल भी नहीं है, आइसोसेलेस भी नहीं है। 14, 12, 22 का कोई ट्रिपलेट नहीं होता है। तो भैया एरिया अगर इसका निकालना है तो हमें हेरॉन्स भाई साहब के पास जाना पड़ेगा। बस मैंने आपको एक चीज सिखाई है, वो याद कर लो कि इसमें से दो दो सबका हटा लेते हैं। 2 हटाएंगे तो यहाँ बनेगा 7, 6, 11। हम इसका एरिया निकालेंगे, फिर हमें पता है कि साइड को 2 गुना करना है सबका, एरिया 4 गुना कर देंगे, बात बन जाएगी। तो हम इसका एरिया निकालेंगे, जो थोड़ा छोटी छोटी वैल्यू है। यहाँ सेमी पेरीमीटर निकालो, आपको 7, 6, 13, 13, 11, 24/2 12 बनेगा। अब हेरॉन्स फार्मूला से मैं एरिया लिख रहा हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस से 12 माइनस 7 गया 5, 12 माइनस 7 गया 5, 12 में से 6 गया 6, 12 में से 11 गया 1। तो ये जो एरिया आपको यहां से मिलेगा वो मिलेगा 6√10 मिलेगा। 6√10 इसका एरिया आया। लेकिन मुझे उस ट्राइंगल का एरिया चाहिए जिसकी भुजा इसकी डबल 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 है। तो डबल डबल है तो क्या करेंगे? 6√10 को हम डबल का मतलब यहाँ 4 गुना कर लें,
तो ये वैल्यू हो गई हमारी 24√10। आंसर क्या हो गया बी। यहाँ कुछ समय बच जाएगा अगर आप पहले ही हाफ करके एरिया निकालो एंड देन बाद में 4 गुना कर लो, क्योंकि भुजा अगर 2-2 गुना हो गई तो एरिया 4 गुना हो जाएगा। इससे आपका समय हमेशा बचेगा। क्या सबको मेरी बात समझ में आ रही है बालक? ठीक है, ये सर नो। तो आपकी वैल्यू कितनी आ रही है बी, 24√10 सेंटीमीटर स्क्वायर। 71वां सवाल कह रहा है कि ओ हमारा सरकम सेंटर है ट्राइंगल एबीसी का, बीओसी हमारा 60 डिग्री है, तो हमें बताना है एंगल ए की वैल्यू क्या होगी। छोटी सी प्रॉपर्टी है जो सभी लोगों को ध्यान रखनी है। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है, ए बी सी। ये बी ओ सी में कितना दिया है, 60 डिग्री, से भूल जाओ भी। अगर ओ हमारा सरकम सेंटर होता है तो ये ध्यान रखिएगा, ये कोण 2 थीटा होता है, दुगना होता है, राइट। इन सेंटर पे 90 प्लस a/2 होता है, ऑर्थो सेंटर पे 180 माइनस थीटा होता है, सरकम सेंटर पे डबल होता है। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो यहां आपसे ये वाला एंगल बोल रहा है कि 60 डिग्री है, वो सरकम सेंटर है, बीओसी हमारा 60 डिग्री है, तो एंगल ए कितना बन जाएगा, 60/2। तो 60/2 हमारा क्या होगा, 30 डिग्री। तो ये सब बेटा फॉर्मूले हैं जो पता होने चाहिए। मतलब ये जब लिखता जा रहा हूं तो इसको याद भी करते जाना है आपको, जब कॉपी में लिख लेना कि सरकम सेंटर अगर है तो ये वाला जो एंगल होता है ये दुगना होता है, थीटा का डबल 2 थीटा। तो उस पर बेस्ड है सवाल, राइट। थोड़ा सा अगर किसी को सरकम सेंटर की क्लैरिटी नहीं है तो मैं थोड़ा समझा देता हूं, बहुत आराम से आपको समझ में आएगा। जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपको इन सेंटर बताया था मैंने। सरकम सेंटर क्या होता है कि जैसे मेरे पास कोई त्रिभुज है ऐसा, तो इस त्रिभुज का जब मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाऊंगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के इंटरसेक्शन से सरकम सेंटर बनता है। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है? नहीं, दिस नॉट ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका ये है, जब आप शीर्ष से कोई लाइन खींचोगे परपेंडिकुलर तो उसको अल्टीट्यूड बोलते हैं, उसका बाइसेक्टर होना जरूरी नहीं है, लेकिन हमारा फोकस है कि हम एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएं। ऐसे ही हम यहां जाएंगे और हम यहां भी क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे, दैट वी हैव टू ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ऐसे हम यहां जाएंगे और हम कहेंगे हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। जब हम यहां ये इंश्योर करेंगे कि 90 डिग्री है और बाइसेक्टर है, ऐसे, तो वी कॉल इट कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ये थोड़ा स्पेशल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। इसको हम बोलते हैं सरकम सेंटर। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम बोलते हैं सरकम सेंटर। मजेदार बात ये होती है कि सरकम सेंटर हर वर्टेक्स शीर्ष से बराबर दूरी पर होता है। ये पॉइंट जब आप बनाओगे तो ये मजेदार बात आएगी। और ये जो बराबर दूरी है इसको ही हम बोलते हैं आर, जो कि हमारा होता है सरकम रेडियस। कैपिटल आर से इसको डिनोट करते हैं, और सरकम रेडियस को हिंदी में बोलते हैं परित्रिज्या। एक और मजेदार बात होती है कि अगर मैं इसको सेंटर मान के एक सर्कल खींचूं, एक मिनट, इसको मैं सेंटर मान के अगर एक सर्कल बनाऊंगा तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन अभी समझ में आएगा आपको। तो वो क्या होगा, तीनों शीर्षों से पास होगा। तो आप यहां पे सेंटर मानो, क्योंकि ये तीनों पॉइंट बराबर दूरी पे हैं, आप एक वृत्त खींच दो। तो ये जो होता है इसको हम बोलते हैं सरकम सर्कल, इसको हम बोलते हैं परिवृत्त हिंदी में। ठीक है, दैट्स द होल स्टोरी। मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया कि इसको निकालने का फॉर्मूला होता है ABC/4 डेल्टा। बट सर बिल्कुल सेंटर में ना लग रहा। सेंटर में नहीं लग रहा है? सेंटर में किसने बोला होगा? वो तुम त्रिभुज के सेंटर में ये पॉइंट खोज रहे हो क्या? त्रिभुज के सेंटर में पॉइंट नहीं है, इसका नाम है सरकम सेंटर। मतलब ये वो पॉइंट है जो त्रिभुज के तीनों शीर्षों से बराबर दूरी पर है, ये त्रिभुज के सेंटर में नहीं है। इसका फॉर्मूला ABC/4 डेल्टा है। अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल की बात करूंगा तो राइट एंगल ट्राइंगल में यही सरकम रेडियस हाइपोटेनस का आधा हो जाता है, व्हिच यू नीड टू नो। एक और फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला ये है कि जो हमने अभी देखा था ना, A/sin A इज इक्वल टू B/sin B इज इक्वल टू C/sin C, ये 2R के बराबर होता है।
तो जो साइन रूल है, उस साइन रूल में आप इस वैल्यू को, ये जो a अपॉन साइन ए, b अपॉन साइन बी और c अपॉन साइन सी है, ये ट्वाइस ऑफ सर्कम रेडियस होता है, ये भी फॉर्मूला है। तो इसका भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है हमें, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। तो दैट इज व्हाट हमें ध्यान रखना पड़ेगा इस बात का। पॉइंट सर्कल के सेंटर में नहीं लग रहा है, अरे यार भैया, बेटा हाथ से डायग्राम ड्रॉ किया ना मैंने, तो क्या मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को एग्जैक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया है? क्या मैंने 90 डिग्री को एग्जैक्ट 90 डिग्री बनाया है? नहीं महाराज, क्योंकि हाथ से ड्रॉ किया है। अब तुम वो बात भूल कर करो कि ये बिल्कुल भी बराबर नहीं लग रहा है, पॉइंट सर्कल का सेंटर नहीं लग रहा है। ये भी तो देखो, सर्कल भी तो पिचकाया है मैंने। सर्कल कौन सा बढ़िया सा सर्कल है? पिचका हुआ सर्कल है। तीनों पॉइंट से पास है। भावनाएं समझो और मेरी लिमिटेशन समझो कि कलम से ड्रॉ कर रहा हूं यार, तो मतलब तुम क्या बिल्कुल परफेक्ट डायग्राम बनाते हो क्या? अभी चिड़ैया का टांग बनाओगे, अभी कॉपी में देख लें अभी तुम्हारे आके, तो तुमसे तो अच्छा ही बनाया मैंने। भावनाएं समझो, जो बोल रहा हूं उसको समझो कि भैया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, फिर ये होगा कि तीनों बराबर होंगे, तो ड्रॉ करोगे तो तीनों ऐसे पास हो जाएंगे। वो सब भूल जाओगे, फीलिंग सारी भूल जाओगे, क्या बताना सब भूल जाओगे। डायग्राम में बैठे कमी निकाल रहे हैं। फूफा जी बन रहे हैं, शादी में नहीं होता फूफा जी, खाना खराब है, बताओ तो। मिठाई एक ही दी इन्होंने। हमारे गांव में तो हर शादी में 3 तरह की मिठाइयां बनती हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 72 करते हैं। ट्राइंगल एबीसी में एंगल बी 45 डिग्री है, एसी 12√2 है। आपको सरकम रेडियस बताना है ट्राइंगल का कितना होगा। आ गया भाई सवाल? जो भी फॉर्मूला लिखे थे उसका इस्तेमाल आ गया, क्योंकि एंगल बी मुझे 45 डिग्री दिया हुआ है, तो लेट मी मेक दिस लाइक दिस। मैंने कहा ये हमारा ए है, ये हमारा बी है और ये हमारा सी है। एंगल बी हमारा 45 डिग्री है, एसी हमारा 12√2 है। आपको सरकम रेडियस निकालना है इस त्रिभुज का। एंगल पता है, सामने का साइड पता है, तो ये आप क्या लिखोगे, ए, बेसिकली यही याद कर लो यार, जैसे मैंने कहा था ना 2r इज इक्वल टू ए अपॉन साइन ए होगा। तो आप ये ध्यान रखें ना कि आर की वैल्यू ए अपॉन 2 साइन ए हो जाएगी, बस। मतलब ए अपॉन 2 साइन ए बोल दो, या बेटर है बी अपॉन साइन बी बोल दो। यहाँ पर, यहाँ बी बोल देते हैं क्योंकि यहाँ बी है, और ये भुजा कैसी है, साइन बी है। दैट्स हाउ फॉर्मूला इज। अब बी हमारा 12√2 है, 2 इंटू साइन बी, साइन 45 1/√2 है, 12 हो गया, 6 दूनी 12। चलो आपका आंसर आ जाएगा, सरकम रेडियस हमारा 12 के बराबर होगा। किसी कोई समस्या नहीं? राइट। अच्छा, आप जरा राइट एंगल ट्राइंगल का जरा केस देखते हैं, कि जो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है उसका केस देख लेते हैं क्या होता है। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात करेंगे, तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो यही मिल जाता है, जो हाइपोटेनस का आधा होता है। मतलब जो मिड पॉइंट यहां पर बनेगा ना, ये मिड पॉइंट जो बनेगा यहां पर ऐसे, तो ये मिड पॉइंट जो है ना, जब आप ज्वाइन करते हो तो यही सरकम रेडियस है, आर आर आर। तो यहां सेंटर मान के अगर एक सर्कल आप खींच दो ना ऐसे, तो इट विल बी लाइक ए सर्कल, पास हो जाएगा यहां से। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में बाहर होगा, यस, सर्कम सेंटर। इस पर सवाल है एक, राइट। चलिए एनीवे आ जाइए यहां पर। कह रहा है लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल 21 एंड 20, व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द ट्राइंगल। आपको पता है ये पाइथागोरन ट्रिपलेट मैंने आपको पढ़ाया था उस दिन। जब यहाँ 20 है और यहाँ 21 है तो ये 29 होता है। ये ट्रिपलेट हमने पढ़ा था, ध्यान होगा तो फट से लिख दोगे। अब जो सरकम रेडियस होगा वो 29/2 हाइपोटेनस का आधा होता है। सरकम रेडियस क्या होता है, हाइपोटेनस का आधा होता है। 29/2 आपका क्या होगा, 14.5। आंसर क्या हो गया, ए। ए हमारा सही और सटीक उत्तर हो गया, ठीक है, इस सवाल का। क्वेश्चन नंबर 74। सो क्वेश्चन नंबर 74 क्या कह रहा है, देखते हैं। ये कह रहा है कि हमारा त्रिभुज है एबीसी, त्रिभुज बना लो।
ओ हमारा सरकम सेंटर हो गया, एंगल ए हमारा 60 डिग्री है, एंगल सी हमारा 50 डिग्री है। हमें ओ सी ए पूछा जा रहा है, ओ सी ए कहाँ है, ये ओ है, ये सी है, ये ए है, ओ सी ए हो गया। वी नीड टू फिगर दिस आउट। 60 50 110 हो गया, 110 के बाद ये 70 बनेगा, ओ सी ए 70 का डबल हो जाएगा 140। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं पूछ रहा है, ठीक है, ओ सी ए ये पूछ रहा है। तो ओ सी ए अगर मुझे निकालना है तो ये अगर 140 बना तो इन दोनों का सम क्या होगा 40। और देखो ये सरकम रेडियस है, ये सरकम रेडियस है, तो ये हमेशा आइसोसेलेस ट्रायंगल्स होंगे, दे आर ऑलवेज आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। तो ये वैल्यू हमारी बनेगी 20 डिग्री, ये भी बनेगी 20 डिग्री, क्योंकि जो 40 बचा उसको बराबर डिवाइड कर लो। एक्चुअली इफ यू वांट देन यू कैन रिमेंबर ए डायरेक्ट फार्मूला आल्सो। लिखता हूं, डायरेक्ट फार्मूला विल बी लाइक दिस। अगर ये थीटा है तो ये 2 थीटा है, ये अगर आर और आर है तो इन दोनों का जो टोटल बनेगा, लेट्स से मैंने इसको अल्फा और अल्फा बोल दिया, बनेगा ही, आइसोसेलेस है तो। अब ध्यान से देखना, 2 अल्फा प्लस 2 थीटा की वैल्यू 180 है, अल्फा की वैल्यू बनेगी 90 माइनस थीटा, राइट। अल्फा की वैल्यू बनेगी 90 माइनस थीटा। यू कैन जस्ट रिमेंबर द रिजल्ट कि अगर मेरे को ये पता हो और मुझसे ये पूछा जाए, वो हमारा ये पॉइंट सर्कम सेंटर हो, तो अल्फा क्या होगा 90 माइनस दिस। तो ये अगर 70 है तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी 90 माइनस 70, इसकी वैल्यू सॉरी, इसकी वैल्यू बनेगी 90 माइनस 70, 20। यहाँ से 20 निकाल सकते हो, ठीक है। क्लियर है कि नहीं? यस। 75वां सवाल देखते हैं। एक चित्र दिया हुआ है, इस चित्र में कह रहा है कि एक सर्कल का रेडियस निकालना है। अब देखो इस सवाल में सर्कल का जो रेडियस पूछ रहा है इसको समझो। ये एक त्रिभुज है एबीसी, और उस त्रिभुज के तीनों कोनों से एक सर्कल पास हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे सरकम सर्कल। तो यहां इन्होंने पूछा नहीं कि तुम सर्कम रेडियस बता दो, इन्होंने डायग्राम में सर्कम सर्कल बना दिया है। आपको आइडेंटिफाई करना है कि मुझे सर्कम सेंटर निकालना है, सर्कम सर्कल का रेडियस, सर्कम रेडियस निकालना है। इन्होंने सर्कम सर्कल बना के दिखाया कि देखो ये त्रिभुज है, ऐसे बना दिया एक त्रिभुज, उसके चारों तरफ एक सर्कल कीजिए, लिखा नहीं कहीं। तो जिनको कॉन्सेप्ट ठीक से नहीं पता वो घबरा जाएंगे, भाई कौन से सर्कल का रेडियस निकालना है, कैसे निकालना है। आपको सर्कम रेडियस निकालना है, क्योंकि तीनों सिर से सर्कल पास हो रहा है, सर्कम सर्कल सर्कम रेडियस निकालना है, सर्कम रेडियस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ देखो एसी की वैल्यू मुझे 5 दी है, यहाँ 5 दिया हुआ है, बीसी की वैल्यू मुझे 8 दिया हुआ है, ए बी सी का जो हाइट है ये 4.8 दिया हुआ है। मैं इस केस को थोड़ा जनरलाइज करता हूँ, राइट, क्योंकि दिस इज वेरी यूनिक केस। तो इसको जनरलाइज करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, तो आप ये कहोगे कि भाई ये ऐसा कुछ दिया हुआ है और यहाँ ऐसे कुछ ट्राइंगल बनाया हुआ है, यहाँ कहीं सेंटर नीचे है, ये हमारा ए है, ये बी है, ये सी है, और मुझे हाइट दी हुई है कि नहीं, यस। तो मैं हाइट बनाता हूँ, ये हाइट हमारी एच है, हाइट बना दो एच। वो बाहर कैसे, क्यों नहीं हो सकता बाहर के भी साहब, तो तुमने बनाया, बना लो जहां बनाना है। तुम एक सर्कल बनाओ, तुम ऐसा नहीं बना सकते हो ट्राइंगल। अरे ट्राइंगल हम यहां बना दें भैया, तो हमारे ऊपर छोड़ दो, तो हम कुछ भी कर दें, तो बाहर क्यों नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता बाहर। जो चीज दिख रही है उस पर क्वेश्चन क्यों कर रहे हो तुम, तुमको लग रहा है सर्कम सेंटर अंदर ही होगा, जी नहीं। देखो या तो दिख रहा है साफ साफ के सेंटर बाहर है, तो है, आप बना के देख लो, बन जाएगा। चलो अभी धराओ। अब देखो मैं ए के अपोजिट ए बोल देता हूं, बी के अपोजिट बी बोल देता हूं, सी के अपोजिट मैं इसको सी बोल देता हूं। अब सर्कम रेडियस कैसे निकलेगा, फॉर्मूला बताया था अभी कुछ देर पहले, लिखा भी था मैंने कि एबीसी अपॉन 4 डेल्टा, जहां डेल्टा होता है एरिया। आर की वैल्यू यहां बनेगी एबीसी बटे 4 इंटू डेल्टा की वैल्यू मैं लिखूंगा हाफ इंटू सी इंटू एच। सी से सी कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ फॉर्मूला बताया क्या बना आपको, ए बी बटे 2h। ये एक नया फॉर्मूला याद रख सकते हो आप, कि अगर मुझे ऐसे निकालना हो जिसमें एक ट्राइंगल दिया हो और ट्राइंगल में एक भुजा पर परपेंडिकुलर दिया हो मुझे h, तो वो अल्टीट्यूड जिस शीर्ष से निकला है उन दोनों शीर्षों, उन दोनों भुजाओं का प्रोडक्ट अपॉन ट्वाइस ऑफ वहां से निकला हुआ अल्टीट्यूड। इसमें तीसरी भुजा की आपको जरूरत ही नहीं है, सी कट गया। सी इसलिए कटा क्योंकि त्रिभुज का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो अगर मैं इसको बेस मान लूं तो ये हाइट हो गई, तो सी सी से कट गया ना। ए बी अपॉन 2h लगा लो, आर की वैल्यू ए बी बनेगी 5 इंटू 8 बटे 2 इंटू एच की वैल्यू दिया है 4.8, 2 चौके 8 हो गया, ये आर की वैल्यू आ गई आपकी 20 बटे 4.8। थोड़ा सा काट पीट लेते हैं, बनेगा 200 बटे 48। किससे काटे हैं, 8 से, 8 छः 48, 25 अट्ठे 200, 25 बटे 6, आंसर क्या है ए। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना, यूजफुल फॉर्मूला है, राइट। सो दैट्स इट फॉर टुडे।
आज पढ़ाते पढ़ाते टाइम निकल गया पूरा। सवाल भी ठीक ठाक कर लिए हमने 20 के आसपास, राइट। तो बाकी की चर्चा भी कल होगी, बातें भी कल होगी, और कल बात करेंगे अंकित बाकी चीज़ों की, ठीक है। डाउट कल पूछ लेना, मैं थोड़ा कल कंटेंट 1:20 के आसपास खत्म कर लूंगा, ठीक है। ए बी डायमीटर, किसने बोला ए बी डायमीटर है? जी एस साहब, अपनी मर्जी से कैसे मान लेते हो तुम? लड़कों के साथ बड़ी प्रॉब्लम है, अपनी मर्जी से ही मान लेते हैं सब कुछ, तभी धोखा मिलता है बाद में। किसी ने प्यार से बात कर ली, मान लेते हैं, फिर कहेंगे सर पढ़ाई नहीं हो पा रही है, उसने मना कर दिया, जैसे इन्होंने मान लिया कि ए बी डायमीटर है। क्यों? कहां लिखा हुआ है? मतलब सेंटर बाहर है तब भी ए बी डायमीटर है, कुछ भी। हमारे साथ भी ऐसे धोखे हो चुके हैं, कोई नई बात नहीं है। लड़कों के साथ यही सबसे बड़ी समस्या होती है, स्पेशली गांव के लड़के, जिन्हें बचपन से बात करने कभी दिया नहीं जाता है, ठीक है। वो बेचारे हर कन्वर्सेशन को संकेत समझ बैठते हैं, और फिर दिल तो टूटना ही है, फिर क्या ही होगा। हम्म। बट गणित में ऐसा मत करो यार प्लीज, गणित में प्लीज ऐसा मत करिए, मैथ्स में ऐसा मत करिए। थैंक यू, सी यू टुमारो 6 PM, बाय।